Hello everyone, welcomes to all. So the topic of today's video is caste-based reservation justified in India? ओके, तो ये टॉपिक काफ़ी डिबेटेबल है। कई लोग इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देंगे और कई लोग इसके अगेंस्ट में देंगे। हालांकि हमारा मकसद आज की वीडियो में इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझाना है। यहाँ पर हम किसी का कोई स्टैंड नहीं लेंगे, ना ही हम ये कहना चाहते हैं ये सही है या गलत है। So, we will try to give you a deep insight about this caste based reservation. All right. तो इसको शुरू करने से पहले हमें 1951 में जाना पड़ेगा। 1951 में देश को आज़ाद हुए अभी 4 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भारत के समक्ष आते हैं। तो देर आर सम डेटा विच आई वॉन्ट टू राइट इट। 18.33%, 18.5% पीपल वर लिटरेट, यानी पूरी आबादी में लगभग 18.5% लोग पढ़े लिखे थे। और इसके अलावा भारत में 80% लोग उस वक्त भारत की आबादी के पुअर थे। और इन सब में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहूँगा इसका। इससे पहले सोसाइटी में कास्ट और क्लास, हालांकि कास्ट और क्लास ये कोई इक्वेशन नहीं है कि कास्ट और क्लास इक्वली होती है, बट पहले पहले के ज़माने में जो अपर कास्ट के लोग होते हैं या अपर कास्ट के लोग होते थे, जनरली वो अपर क्लास में भी कंसिडर किए जाते थे। यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जनरली वेल्थीएस्ट पर्सन ही होते थे। हालांकि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही नहीं होगी कि अपर कास्ट अपर क्लास में आता है, दैट इज टोटली डिफरेंट थ्योरी, बट पहले यही सब था। तो इन सब में सबसे मार्जिनलाइज पीपल कौन थे जो काफ़ी पीछे हो चुके हैं? और अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसमें हम कैसे इन मार्जिनलाइज लोगों को आगे ला पाए, समाज में इनको एक पोजीशन पे लाके खड़ा करें जहाँ पे ये हम बिल्कुल बराबरी का भाव दिखा पाए। सो ओवरऑल आई कैन से दैट इंडिया नीडेड टू टेक अ लॉन्ग स्ट्राइड इफ इट वर टू मेक प्रोग्रेस। सो इंडिया लीगलाइज्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो भारत ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लीगलाइज कर दिया, मतलब लीगल बना दिया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को बैक इन 1951। देखिए, इनिशियली ये लगभग 10 साल के लिए था, 10 ईयर्स के लिए किया गया था, बट एज यू कैन सी इट्स बीन मोर देन 75 ईयर्स, 70 ईयर्स एंड स्टिल एग्जिस्ट नाउ। तो वी कैन से रिजर्वेशन इज अ बिटर ट्रूथ ऑफ इंडिया। लेकिन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला, कई लोग इसके फेवर में बात करेंगे, इसके पक्ष की बातें करते हैं, और वो लोग जिससे लाभान्वित नहीं होते हैं वो इसके अगेंस्ट में बातें रखेंगे। हालांकि मैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, फेवर और अगेंस्ट दोनों को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो सभी लोग जो कास्ट रिजर्वेशन को अपोज करते हैं वो किस किस स्टैंड्स पे इसको अपोज करते हैं। तो लेट्स से इट। नाउ the first important point is why do we need it after a certain point? As we see कि इनिशियली ये 10 साल के लिए लागू किया गया था, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज ये 70+ ईयर्स हो चुके हैं और उसके बाद भी ये कंटिन्यू होता ही चला जा रहा है। और आज के समय में एक्चुअल में ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या फिर रिजर्वेशन वोट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। और कोई भी पार्टी आज के समय में अपने वोट पॉलिटिक्स या अपने वोट बैंक्स को नहीं जाने देना चाहती है। एज यू कैन सी, SC, STs एंड OBC, अगर हम टोटल कोटा उठा के देखें तो इट कम्स क्लोजली 49.5%।
अब कोई भी पार्टी 50% के लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और यही रीज़न है कि ये इसको हम खींचते ही चले गए हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक अनड्यू एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा सिस्टम है, दैट योर सिस्टम, it is designed for the equality, but overall here we can see through this system it is promoting inequality and especially encouraging mediocrity। तो कई लोगों का मानना है कि सिस्टम इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इनइक्वालिटी बढ़ाता है और मीडियोक्रिटी को भी एनकरेज करता है। ऑल राइट, इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विरोध कर सकते हैं इस सिस्टम का, वो ये है कि योर कास्ट इज अ परमानेंट एट्रीब्यूट, सो इज ट्राइब। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि योर कास्ट इज अ परमानेंट एट्रीब्यूट एंड इट नीदर चेंजेस विद वंस सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। मान लीजिए अगर कोई SC ST या फिर OBC या किसी कम्युनिटी से आता है जिसके पास रिजर्वेशन की सुविधा है, कल को वो अपने रिजर्वेशन की सुविधा या फिर कोई भी चीज़ों को यूज़ करके और समाज में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन जाता है, उसके बाद भी हम उसकी कास्ट से उसको देखेंगे। इट मीन्स कि वो अपनी जो कास्ट है उसी आधार पर देखा जाएगा और SC ST के जो स्टेटस है उसको मेंटेन करेगा डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अ वेल्दियस्ट पर्सन, क्योंकि उसका कास्ट उसकी एक परमानेंट एट्रीब्यूट को दिखाता है जो कि चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, योर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स दे ऑलवेज व्यू थ्रू द लेंस ऑफ कोटा। देखिए, ऐसा नहीं है कि SC ST या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिजर्वेशन सिस्टम से आए हुए बच्चे मेरिटोरियस, क्योंकि बेसिकली देयर इज अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है कि अगर कोई भी बच्चा है जो कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है जिसके पास रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है या उससे उसको फ़ायदा होता है, तो ऑलवेज हम उस बच्चे को वी ऑलवेज व्यू थ्रू द लेंस ऑफ कोटा। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे अपने आसपास देखते हैं, हम कहते हैं देखो जी ये IS है या ये IPS है, और हम जब जैसे देखते हैं कि दैट पर्सन कम्स फ्रॉम दिस सम रिजर्व्ड कम्युनिटी, तो हम वी ऑफन सी और ऑफन व्यू हिम थ्रू द लेंस ऑफ कोटा। हम उनको ये देखते हैं कि अरे ये तो कोटा से आए हैं एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ये एक तरीके की स्टीरियोटाइप माइंडसेट है जो कि आम इंसान में नॉर्मल देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस नहीं होते हैं, बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स SC ST कम्युनिटीज या फिर किसी कम्युनिटी में जरूर पाए जाते हैं। और स्पेशली अगर हम देखें तो BR अम्बेडकर, who even hail from such a community, but see who this person was, a person who actually made our constitution। तो ये कितने मेरिटोरियस थे इनके बारे में हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट जहां पे हम रिजर्वेशन के सिस्टम को अपोज करते हैं, उनका मानना है दैट रिजर्वेशन इज अ डिवाइसिव। डिवाइसिव इन व्हाट सेंस? डिवाइसिव मतलब ये सोशल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब आपको लगेगा सोशल डिवीजन को कैसे प्रमोट करता है? सम टाइम कई बार क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं या किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी, तो उनके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कि देखो तो समवन हु फ्रॉम द रिजर्वेशन दे आर गेटिंग लॉट ऑफ एडवांटेजेस, और हम तो भाई अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली उनके हिसाब से उनको लगता है इट इज़ अ पनिशमेंट फॉर दोज हु बॉर्न इन नॉन रिजर्व कैटेगरी। तो उनके लिए शायद वो इस तरीके से भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं जो कि समाज में एक डिवीज़न करने की कोशिश करता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसके आधार पर सभी लोग जो कि इसको अपोज करते हैं और उनका मानना है कि ये गलत है या फिर इसे नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे पहलू को भी जरूर देखेंगे, हम एक प्रॉपर एंगल से नहीं समझाना चाहते। नाउ वी विल गो थ्रू दोज फ्रेम्स ऑल्सो जहाँ पर हम शायद फेवर वाले स्टेटमेंट्स का आपको समझा पाए कि वो लोग जो इसे फेवर करते हैं और मानते हैं कि हाँ रिजर्वेशन सिस्टम को इंडिया में एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, लेट्स सी इट नाउ। फेवर की बात करते हैं तो फेवर में
हमें इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल इक्वालिटी वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वालिटी। इनका मतलब क्या है? देखिए, फॉर्मल इक्वालिटी किसकी बात करती है? फॉर्मल इक्वालिटी इन शॉर्ट फेयरनेस की बात करती है। मतलब एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बेस है कि चाहे वो कोई भी हो, कोई भी अगर इंसान है तो हम उसको इक्वली ही ट्रीट करेंगे। जितनी सुविधाएं हम इनको दे रहे हैं उतनी ही सुविधा हम इनको देंगे। तो दैट इज द नॉर्मल टर्म, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मल इक्वालिटी। बट अगर हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करें तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है। बिकॉज सब्सटैंटिव इक्वालिटी इट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करता है। इट मीन्स ये इक्विटेबल आउटकम्स की बात करता है। हो सकता है कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसी फैमिली में पैदा होता है या फिर मार्जिनलाइज्ड है, तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी में उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करने की बात कही जाती है। वेयरएज इनफॉर्मल इक्वालिटी हम सिर्फ क्या करते हैं, हम एक बेसिक पैरामीटर बनाते हैं जिसके आधार पर हम दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं। बट सब्सटैंटिव इक्वालिटी एक स्टेप ज़्यादा है, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी ब्रॉड है। और फॉर्मल इक्वालिटी इन शॉर्ट यू कैन से अ नैरो टर्म। इसमें हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अच्छी अच्छी जजमेंट्स भी दी हैं। तो इसमें हमें दो चार इंपॉर्टेंट केस अगर हम रेफर करना चाहें तो दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इंदिरा साहनी का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या 90s का केस है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे आदेश दिए हैं, वर्डिक्स दिए हैं। उस वर्डिक्स को हम पढ़ सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सिस्टम को सही ठहराया गया है, अपहेल्ड किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ओके, इसके अलावा हम केसी वसंत कुमार का केस देख सकते हैं 1985 का। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी अच्छी जजमेंट्स आई हैं। हालांकि मैं एक अच्छी जजमेंट आपको बताना चाहूँगा जिसमें एक बात लिखी गई है, ओके, जिसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4, यहाँ पर इस जजमेंट में कहा गया था कि दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्सेप्शन बट an extension of the principle of equality enunciated in Article 16 Clause 1। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो जिन जिन लोगों को यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करने की बात की गई है, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हों या फिर वो सभी लोग जो पीछे रह गए हैं, चाहे वो चिल्ड्रंस हो चाहे वेमेंस हों, उनके लिए जो यहाँ पे प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं वो एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि वो एक तरीके के एक्सटेंशन है जो कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। ओके, इसके अलावा हम अगला पॉइंट देखें तो रिजर्वेशन या फिर इस तरीके की रिजर्वेशन सुविधाएं कहीं ना कहीं बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमें हेल्प करती है। देखिए, अगर मैं बैरियर्स की बात कर रहा हूँ तो वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक सोशल बैरियर होता है समाज में, समाज का, जो कहीं ना कहीं हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू दिस रिजर्वेशन सिस्टम। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल बैरियर्स एंड द सोशल बैरियर्स, जिसको ओवरकम करने में ये इस तरीके का सिस्टम हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला, ऑप्रेस्ड पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं उनको काफ़ी हेल्प होती है। अब मैं जब ऑप्रेस्ड पीपल की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो सोसाइटी में काफ़ी पीछे रह गए हैं, अब उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करके डिसीजन मेकिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसमें वो सभी लोग जो सोसाइटी में काफ़ी पीछे हो गए हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ओके, अब इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देयर इज़ अ स्टडी ऑफ मार्क गैलेंटर्स इनसाइट। सो बेसिकली मार्क गैलेंटर्स
इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इनका मानना था कि दैट प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एक्यूमुलेशन, जो ये रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एक्यूमुलेशन इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स देते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है दैट द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन पे। यानी ये जो कैंडिडेट है इसने किस रिसोर्स का इस्तेमाल किया या फिर इसने किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर लाया है, व्हाट वर द स्टेप्स। तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है और कैंडिडेट को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। ओके, इसके अलावा इसके अलावा केवी श्यामा प्रसाद, इनकी भी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। केवी श्यामा प्रसाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, रोल ऑफ कल्चरल कैपिटल की बात कही है। हालांकि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोल ऑफ कैपिटल या रोल ऑफ कल्चरल कैपिटल। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज कल्चरल कैपिटल। देखिए इसका रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कल्चरल कैपिटल होता क्या है। देखिए कल्चरल कैपिटल कहाँ से आती है। कल्चरल कैपिटल एजुकेशन से हो सकती है, कल्चरल कैपिटल इंटेलेक्ट से हो सकती है, कल्चरल कैपिटल स्टाइल ऑफ स्पीच से हो सकती है, कल्चरल कैपिटल आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। और ये बेसिकली हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, हमारे लिंकेजेस, हमारे इनहेरिटेड स्किल्स, इन सब चीज़ों से हमें मिलती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। एक बच्चा जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई है या जिसके फैमिली में लोग पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, उसके जो विचार होंगे कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होंगे, इंटेलेक्चुअल हो सकता है। ठीक है, आई एम सेइंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आसपास का सराउंडिंग, आसपास के एनवायरनमेंट एक बच्चे पे काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली फैमिली कम्युनिटी से ही मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी जहाँ पर आप रहते हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है या फिर पढ़े लिखे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज है कंपैरेटिवली। किसके? वो बच्चा जो गांव में है या कहीं है जिसके पेरेंट्स फर्स्ट या फिर कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। तो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। उस बच्चे को ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इसका फ़ायदा उसे नहीं मिलता है और वो कहीं ना कहीं वो बच्चा काफ़ी पीछे हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये रियलिटी है। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे को एक दूसरे से काफ़ी अलग कर देती है। ओके, क्योंकि बेसिकली ये क्या आगे, तो बेसिकली इन सभी चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, कल्चरल कैपिटल होने से क्या फ़ायदा होता है। देखो कल्चरल कैपिटल कहीं ना कहीं आपकी सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है, और सोशल मोबिलिटी ये इंश्योर करती है फ्यूचर, इट इज़ द फ्यूचर सक्सेस ऑफ अ चिल्ड्रन। तो बेसिकली सोशल मोबिलिटी में हेल्प क्या कर रहा है आपका कल्चरल कैपिटल, एंड इट इज़ फर्दर इंश्योरिंग योर सक्सेस रेट। आप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं ये भी इंश्योर आपका कल्चरल कैपिटल कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जिस पे हम कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या फिर रिजर्वेशन का होना ज़रूरी क्यों है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा। तो दीज वर द थिंग्स जिस पर हम कह सकते हैं कि वो सभी लोग जो कि इसका अपोज करते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा ये वो पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को होना चाहिए। ओके, नाउ ओवरऑल मैं अपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। बट ओवरऑल मैं जो कहना चाहूँगा, सो
लाइक फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ सिम्टम। हर डिजीज का एक सिम्टम होता है, बट रिमूविंग रिजर्वेशन without eliminating the caste is like treating the symptom and not the disease। तो अगर आप सच में कास्ट रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस कास्ट सिस्टम को भी देखना पड़ेगा। बाकी मुझे काफ़ी खुशी होगी अगर आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर करेंगे कि आप इस टॉपिक के बारे में आप इस बात से कितना सहमत हैं, आप इसके फेवर में हैं, अगेंस्ट में हैं। जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।